आज की बातचीत एक ऐसे किस्से से शुरू करते हैं जो सुनने में सच कहूं तो थोड़ा अजीब लगता है। क्या कोई मानेगा कि जो इंसान आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है, वो कभी दोस्तों के सोफे पर सोने को मजबूर था? मतलब जिसके पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे एक टाइम पर, वही आज स्पेस में रॉकेट भेज रहा है और गाड़ियों की दुनिया बदल रहा है। जी हाँ, आज हम एलोन मस्क की जिंदगी के उतार चढ़ावों को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं, जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। और ये कोई सीधी सादी सक्सेस स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है शुरुआती मुश्किलों की, बड़ी बड़ी फेलियर्स की, मतलब लगभग दिवालिया होने के कगार तक पहुंचने की। और फिर कमाल देखिए, वहां से उठकर स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये बार बार गिरकर उठने वाली कहानी है। बिल्कुल, एलन मस्क हाँ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर लोगों की राय काफी अलग अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज हम सिर्फ उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो हमें मिली जानकारी में दिखते हैं, खास तौर पर उनकी जिंदगी में जो मुश्किलें आईं और उन्होंने उनसे मतलब कैसे डील किया। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि एक तरह से दृढ़ इरादे की, हिम्मत की और मुश्किल हालात में टिके रहने की इंसानी फितरत की भी है। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। जानकारी हमें सबसे पहले उनके बचपन की तरफ ले जाती है। 1971 दक्षिण अफ्रीका, प्रिटोरिया। उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में काफ़ी मुश्किलें थीं। जिक्र मिलता है कि उन्हें स्कूल में बहुत बुरी तरह तंग किया जाता था। बुलिंग इतनी बढ़ गई थी कि एक बार तो मारपीट के बाद अस्पताल ले जाना पड़ा। ये कोई मजाक नहीं था, फिजिकल वायलेंस तक बात पहुंच गई थी। जी, और ऐसे अनुभव अक्सर बच्चों पर बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। जानकारी ये भी बताती है कि घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था, पेरेंट्स का अलगाव, दूसरी पारिवारिक परेशानियां। तो ऐसे में उनका किताबों में और फिर कंप्यूटर में खो जाना, वो शायद सिर्फ एक हॉबी नहीं थी। शायद ये बाहरी दुनिया की जो मुश्किलें थीं, उनसे एक तरह का बचाव भी था। वो अकेलापन, वो संघर्ष शायद उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। बिल्कुल, और शायद उसी अकेलेपन में उन्होंने अपनी इमेजिनेशन और इंटेलिजेंस को और शार्प किया। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टार नाम का एक वीडियो गेम बना दिया, साइंस फिक्शन स्पेस शूटर, और उसे कंप्यूटर मैगजीन को बेचा भी, करीब $500 में। ये उनकी टेक वाली काबिलियत और बिजनेस वाली सोच की पहली झलक थी। लेकिन हाँ, जैसा जानकारी कहती है, वो इमोशनली काफी मुश्किल दौर था उनके लिए। यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये शुरुआती मुश्किलें, स्कूल की दिक्कतें, घर का तनाव, अकेलापन, शायद उनके आगे के नज़रिए को, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके को शेप दे रहे थे। क्या समस्याओं को बिल्कुल हटकर देखना और उन्हें हल करने की जो उनकी एक तरह की जिद दिखती है, वो यहीं से आई। सामग्री इशारा करती है कि टेक्नोलॉजी उनके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि शायद कंट्रोल पाने का, अपनी दुनिया बनाने का एक रास्ता बन गई थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी थी। उससे बचने और बेहतर मौकों के लिए वो 17 साल की उम्र में कनाडा चले गए। फिर वहां से अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया पढ़ाई पूरी की। स्टैनफोर्ड में पीएचडी के लिए एडमिशन भी लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन में छोड़ दिया, इंटरनेट का बूम देखकर। और यहीं से उनका वो असली एंटरप्रेन्योर वाला सफर शुरू हुआ, जो चुनौतियों से भरा था। 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ Zip2 नाम की कंपनी शुरू की। ये उस टाइम के हिसाब से नई सोच थी। अखबारों के लिए, बिजनेस के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड बनाना। बताया जाता है कि शुरुआती दिनों में वो ऑफिस में ही सो जाते थे, पास के YMCA में नहाते थे, रहने की अलग जगह नहीं थी। फिर कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीदा $300 मिलियन से ज्यादा में। मस्क को करीब 22 मिलियन मिले। बड़ी सफलता थी, पर शायद अंदरूनी तौर पर उन्हें वो कंट्रोल नहीं मिला जो वो चाहते थे। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। Zip2 की बिक्री ने उन्हें फाइनेंशियली तो सेटल कर दिया, लेकिन ये शायद पहला अनुभव था जहां बाहरी इन्वेस्टर्स और बोर्ड उनके विजन पर हावी हो सकते थे। इसके बाद का कदम तो और भी बड़ा था। जी हाँ, 1999 में Extra.com शुरू किया। मकसद था बैंकिंग इंडस्ट्री में क्रांति लाना। ये ऑनलाइन पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक अर्ली प्लेटफॉर्म था। बाद में ये अपने एक बड़े कॉम्पिटिटर कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गया, जिसे पीटर थिल और मैक्स लेवचिन ने शुरू किया था। इसी मर्जर से बना पेपैल। मस्क इसके शुरुआती सीईओ बने और उनके पास बड़े प्लान्स थे कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ भी मतलब राह आसान नहीं थी। जानकारी बताती है कि कंपनी के फ्यूचर और टेक्नोलॉजी को लेकर बोर्ड मेंबर्स और फाउंडर्स के बीच काफी मतभेद थे।
मस्क X.com ब्रांड पर जोर दे रहे थे, बाकियों को पेपैल नाम पसंद था। नतीजा ये हुआ कि जब मस्क हनीमून पर ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, एक जरूरी फंड रेजिंग ट्रिप के बाद थोड़ा ब्रेक लेने, तभी बोर्ड ने उन्हें CEO पद से हटा दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। हाँ, सोचिए जरा, जिस कंपनी को आपने शुरू किया उसी से आपको ऐसे निकाल दिया गया। Zip2 में कंट्रोल की कमी, फिर पेपाल से बाहर किया जाना, ये पैटर्न दिखाता है कि शुरुआती सक्सेस भी कड़वे अनुभवों के साथ आई, लेकिन शायद इन्हीं अनुभवों ने उन्हें आगे और मजबूत किया। 2002 में जब ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा, तो मस्क को अपनी हिस्सेदारी से करीब $180 मिलियन मिले। इस पैसे ने उनके अगले और शायद सबसे बड़े सपनों की नींव रखी। बिल्कुल, यहीं से कहानी एक नया बहुत बड़ा मोड़ लेती है। इस पैसे से उन्होंने 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प यानी स्पेसएक्स शुरू की। उनका मकसद था कि रॉकेट सस्ते और भरोसेमंद बने ताकि स्पेस ट्रैवल आम हो सके और अल्टीमेटली इंसान मंगल पर रह सके। ये एक ऐसा सपना था जिसे उस वक्त ज्यादातर लोग सच कहें तो पागलपन ही समझ रहे थे। और शुरुआती नतीजे तो जैसे इसी पागलपन को सही साबित कर रहे थे। जानकारी बताती है कि स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च, 2006 में फाल्कन 1 का पहला, फिर 2007 में दूसरा और अगस्त 2008 में तीसरा, तीनों बुरी तरह फेल हुए। रॉकेट या तो लॉन्च पैड पर फट गए या उड़ने के कुछ ही देर बाद तबाह हो गए। हर फेलियर के साथ करोड़ों डॉलर स्वाहा हो रहे थे। ये वो टाइम था जब स्पेसएक्स बंद होने की कगार पर आ गई थी। पैसा लगभग खत्म। मस्क ने अपना सारा पैसा लगा दिया था इसमें। जानकारी में ये भी है कि पर्सनली भी वो फाइनेंशियल मुश्किल में थे। दोस्तों से उधार लेना पड़ रहा था, किराया देने और रोज के खर्चों के लिए। ये सिर्फ एक कंपनी का संकट नहीं था, ये उनकी अपनी जिंदगी का भी शायद सबसे मुश्किल दौर था। और मुश्किलें यहीं रुकी नहीं। इसी दौरान 2003-04 में उन्होंने टेस्ला में पैसा लगाया था, एक शुरुआती इन्वेस्टर के तौर पर, और फिर 2008 तक उसके CEO बन गए थे। टेस्ला भी उस वक्त अपनी पहली कार रोडस्टर के प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स और भारी खर्चों से जूझ रही थी। फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो टेस्ला भी दिवालिया होने के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। तो एक तरफ स्पेसएक्स के रॉकेट फट रहे थे, दूसरी तरफ टेस्ला डूब रही थी। मीडिया में मजाक बन रहा था। उन्हें ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे कोई अमीर लड़का है जो अपने बेवकूफ़ी भरे सपनों पर पैसे उड़ा रहा है। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस वक्त उन पर प्रेशर कितना ज्यादा होगा। दोनों कंपनियां जिनमें उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था, बर्बादी के मुहाने पर थीं। पर्सनल लाइफ में भी तनाव था। ज्यादातर लोग शायद ऐसी सिचुएशन में हार मान लेते, कंपनियां बंद कर देते। लेकिन यहीं पर उनकी वो सोच सामने आती है जिसका जिक्र मिलता है, उनका वो फेमस कोट, यहाँ असफलता एक विकल्प है, अगर चीजें असफल नहीं हो रही हैं तो आप पर्याप्त नयापन नहीं ला रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। जानकारी ये दिखाती है कि उन्होंने इससे अपनी कंपनियों के काम करने के तरीके में उतारा। फेलियर को अंत नहीं बल्कि सीखने का एक जरूरी हिस्सा माना गया। हर असफल लॉन्च के बाद स्पेसएक्स टीम ने घंटों डेटा देखा, समझा, डिजाइन बदले और दोगुनी मेहनत से अगली कोशिश में जुट गए। ये जो रिस्क लेने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता है और फेलियर को अपनाने का नजरिया, शायद यही उन्हें उस मुश्किल दौर से निकाल पाया। और फिर आया सितंबर 2008। वो महीना शायद उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। स्पेसएक्स के पास फाल्कन 1 रॉकेट के सिर्फ एक और लॉन्च के पैसे बचे थे, बस एक। अगर ये भी फेल होता तो सब खत्म था। लेकिन इस बार चौथी कोशिश में फाल्कन 1 सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच गया। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट फंड से बना लिक्विड फ्यूल रॉकेट ऑर्बिट तक पहुंचा था। ये सक्सेस तो जैसे एक लाइफलाइन साबित हुई। जानकारी बताती है कि इसी उड़ान के कुछ ही हफ्तों बाद दिसंबर 2008 में नासा ने स्पेसएक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सामान पहुंचाने के लिए $1.6 बिलियन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बाप रे, 1.6 बिलियन! हाँ, ये ना सिर्फ स्पेसएक्स के लिए जीवनदान था, बल्कि मस्क के विजन और उनकी टीम की काबिलियत पर दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी का एक तरह से ठप्पा था। नासा का ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई गेम चेंजर था। बिल्कुल। इसने न केवल स्पेसएक्स को जरूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी को वो क्रेडिबिलिटी और पहचान दिलाई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। इसने साबित किया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों का ही काम नहीं रहा। और ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बस टिके रहना और सही टाइम पर मिला एक मौका पूरी बाजी पलट सकता है। उधर टेस्ला में भी हालात सुधरने लगे। मस्क ने कंपनी में अपना बचा खुचा पैसा डाला,
और किस्मत से टेस्ला भी कुछ जरूरी फंडिंग जुटाने में कामयाब रही। रोडस्टर की प्रोडक्शन प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हुई और फिर कंपनी ने अपनी अगली कार मॉडल एस पर काम शुरू किया, जिसने आगे चलकर इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में जैसे क्रांति हिला दी। जानकारी इस बात पर जोर देती है कि मस्क ने दोनों कंपनियों में फेलियर से मिली सीख का पूरा इस्तेमाल किया। वो लगातार अपनी टीम्स को पुश करते रहे इम्पॉसिबल लगने वाले गोल्स के लिए, चाहे वो रॉकेट को रियूजेबल बनाना हो या बड़े स्केल पर सस्ती इलेक्ट्रिक कारें बनाना। ये फेलियर से सीखना ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक प्रोसेस है। उपलब्ध सामग्री इशारा करती है कि उनकी टीम्स ने हर फेलियर को बहुत गहराई से एनालाइज किया। क्या गलत हुआ, क्यों हुआ और इसे ठीक कैसे करें। ये एक इटरेटिव प्रोसेस था। कोशिश करना, फेल होना, सीखना, सुधारना, फिर कोशिश करना। ये सवाल जरूरी है कि क्या बड़ी महत्वाकांक्षाएं पाने के लिए इस तरह फेलियर को अपनाना और उनसे सीखना जरूरी है? शायद यही वो चाबी है जो नॉर्मल कोशिशों और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स में फर्क पैदा करती है। तो 2008 के उस मुश्किल दौर से निकलकर आज सिचुएशन कहाँ है? जैसा कि जानकारी में है, एलन मस्क आज स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों को लीड कर रहे हैं। स्पेसएक्स ने रॉकेट लॉन्च की कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है, रीयूजेबल रॉकेट बनाकर हिस्ट्री बनाई है और स्टारलिंक के जरिए दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचा रही है। टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है और उसने पूरी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ धकेल दिया है। और काम यही नहीं रुका है, वो न्यूरालिंक के जरिए ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज करना और शायद ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। साथ ही द बोरिंग कंपनी से वो शहरों के नीचे टनल बनाकर ट्रैफिक प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि उनका फोकस हमेशा बड़ी फ्यूचर बदलने वाली प्रॉब्लम्स पर रहा है। उनकी पूरी कहानी, जैसा हमारे पास मौजूद जानकारी दिखाती है, इस बात का सबूत है कि भयानक फेलियर्स भी असल में बहुत शक्तिशाली टीचर हो सकती हैं। बस शर्त यह है कि आप उनसे सीखने और फिर से खड़े होने की हिम्मत रखें। मुश्किल बचपन से लेकर लगभग दिवालिया होने तक का सफर और फिर दुनिया के टॉप पर पहुंचना, ये दृढ़ता की एक कमाल की मिसाल है। बिल्कुल। सामग्री का जो कोर मैसेज है वो शायद यही है कि बड़े इम्पॉसिबल जैसे लगने वाले सपनों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये कहानी दिखाती है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन, जबरदस्त मेहनत, रिस्क लेने का साहस और सबसे जरूरी फेलियर से लगातार सीखने की इच्छा, ये सब मिलकर क्या कुछ हासिल करवा सकती हैं। ये सिर्फ एलन मस्क की कहानी नहीं, ये इनोवेशन की, कुछ नया करने की स्पिरिट की कहानी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा भी कैसे दक्षिण अफ्रीका में मुश्किल बचपन बिताने वाला एक लड़का, जिसे स्कूल में सताया गया, जो अमेरिका आकर शुरुआती बिजनेस में फेलियर और धोखे का शिकार हुआ, जिसने स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ सब कुछ दांव के लगा दिया और लगभग सब कुछ खोने वाला था, वही आज अपनी जिद, अपने जुनून के दम पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक है। जानकारी हमें यही दिखाती है कि हार ना मानने का जज्बा क्या कर सकता है। ये सिर्फ पैसे या शोहरत की कहानी नहीं है, ये अपने सपनों के लिए लड़ने और मुश्किल हालात पर जीत पाने की कहानी है। और इस पूरी कहानी से आगे बढ़कर एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। ये जो पर्सनल जर्नी है, ये हमें इनोवेशन, रिस्क लेने के कल्चर और बड़े बोल्ड गोल्स को पाने के प्रोसेस में फेलियर के रोल के बारे में क्या सिखाती है। सामग्री के एसेंस को ध्यान में रखते हुए सुनने वालों के लिए एक सोचने लायक बात यह हो सकती है, हमारा समाज, हमारी संस्कृति महत्वाकांक्षी असफलताओं को, मतलब जब कोई बहुत बड़ा सपना देखता है और उसे पाने की कोशिश में फेल हो जाता है, उसे उन छोटी सेफ सफलताओं की तुलना में कैसे देखता है? क्या हम उन लोगों को काफी क्रेडिट और इज्जत देते हैं जो बड़ा सोचते हुए फेल होते हैं, या हमारी नज़र सिर्फ फाइनल सक्सेस पर ही रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।